मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों को परेशान कर दिया और वो खबर थी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को कोरोना संक्रमित होने की खबर। दरअसल अनिल विज को अभी 2 हफ्ते पहले ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। तो क्या वो कोरोना वैक्सीन नाकाम साबित हुई? क्या भारत की स्वदेशी वैक्सीन बनाने की रेस जो है उसमें भारत पिछड़ गया है? आज इसी की पड़ताल हम करने वाले हैं। 20 नवंबर को अनिल विज को भारत बायोटेक की ये कोवैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन लगाए जाने की इस तस्वीर पर भारत ही नहीं कई अन्य देशों की निगाहें थी। अनिल विज कोई आम इंसान नहीं है बल्कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं। सभी को ये विश्वास था कि वैक्सीन सच में कारगर है क्योंकि कोई बड़ा नेता इसे लगवा रहा है। लेकिन आज अनिल विज ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा था, मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं। मैं अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती हूं। जो भी हाल फिलहाल में मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें सलाह है कि वो अपनी कोरोना संक्रमण जांच जरूर करा लें। यानी 20 नवंबर को वैक्सीन लगाई गई और 5 दिसंबर को अनिल विज को कोरोना हो गई। इस खबर ने सबको झटका दिया और सभी के जहन में कई तरह के सवाल उठने लगे, जैसे क्या कोरोना की कोवैक्सीन नाकाम हुई? क्या भारत वैक्सीन रेस में पिछड़ गया? क्या भारत के पास अब कोई वैक्सीन नहीं? क्या कोरोना वायरस से अब छुटकारा नहीं मिलेगा? खबर ने सबको परेशान किया तो हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि अनिल विज का वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होना कितनी बड़ी घटना माना जाए। क्या लोगों के जहन में उठे सवाल, उनका डर, उनकी परेशानी सही भी है या नहीं? देखिए, अभी ये ट्रायल फेज में उन्होंने लगवाया था तो हमें ट्रायल फेज में ये नहीं मालूम होता कि हमने उनको वैक्सीन दी है या प्लेसबो दिया हुआ है। तो जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन है जिसको हम प्लेसबो दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनको कोई वैक्सीन नहीं दी गई है, राइट? क्योंकि ट्रायल के दौरान है। तो ऐसे लोगों को अगर प्लेसबो नहीं दी गई है तो अपने आप अगर वो किसी ऐसे संपर्क में आते हैं तो कोरोना होने की संभावना उतनी ही रहती है जितनी किसी अन्य व्यक्ति को है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा की बातों से ये पता चलता है कि किसी वैक्सीन का ट्रायल फेज में पास या फेल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रायल होते ही इसलिए हैं कि किसी वैक्सीन या दवा की कमियां दूर की जा सके। ट्रायल की एक लंबी प्रक्रिया होती है। दरअसल किसी वैक्सीन या दवा के ट्रायल के 6 चरण होते हैं। पहला है प्री क्लिनिकल ट्रायल। इसमें रसायनों और जानवरों पर जांच होती है। दूसरा है क्लिनिकल ट्रायल फेज 1। इसमें वैक्सीन की सेफ्टी की जांच होती है। 30 से 40 लोगों को ही वैक्सीन दी जाती है। तीसरा चरण है क्लिनिकल ट्रायल फेज 2। इसमें वैक्सीन के असर की जांच होती है। 300 से 400 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। चौथा चरण है क्लिनिकल ट्रायल फेज 3। इसमें सेफ्टी और असर दोनों की जांच की जाती है। इसमें 5000 से 40,000 लोगों तक को वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद 5वां चरण होता है जिसमें वैक्सीन के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है। सारे ट्रायल के बाद इसमें डेटा का आकलन होता है। सरकारी संस्थाएं वैक्सीन को अनुमति देती है। फिर 6ठा चरण होता है वैक्सीन के प्रोडक्शन का, यानी अनुमति मिलने के बाद कंपनियां वैक्सीन बनाने लगती हैं। वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग फेजेस में होता है। सबसे पहले होता है 0 फेज या फिर जिसे एनिमल ट्रायल्स भी कहा जाता है। उसके बाद पहला फेज आता है, पहला ह्यूमन ट्रायल आता है और जब सेकेंड फेज आता है तो बड़ी संख्या में लोगों को ये वैक्सीन दिया जाता है। ये ग्रुप भी स्वस्थ लोगों का होता है और इस फेज से डिसाइड होता है कि वैक्सीन के कितनी डोज की ज़रूरत होगी और तब उनके ऊपर वैक्सीन का क्या असर होता है उसको देखा जाता है और स्टडीज़ की जाती है और उसके बाद ही वैक्सीन तैयार हो जाती है और वैक्सीन लोगों को देने के लिए आ जाती है। तीसरे क्लिनिकल ट्रायल में ही अनिल विज को वैक्सीन दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अनिल विज को तो वैक्सीन मिल गई थी और वो कोरोना पॉजिटिव निकल गए, तो उनके केस में क्या हुआ होगा? दरअसल इस सवाल का जवाब कई फैक्टर पर निर्धारित होगा जिन पर एक्सपर्ट विचार कर रहे होंगे। जैसे उम्र एक बड़ा फैक्टर है। वैक्सीन के असर में उम्र भी मायने रखती है। इसीलिए फाइजर वैक्सीन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जा रही। फाइजर वैक्सीन को गर्भवती महिलाओं को भी नहीं दिया जा रहा है।
जनरली 3 ग्रुप्स लिए जाते हैं, बिलो 15, 15 to 65 years of age and above 65 years of age. जनरली कोशिश ली जाती है कि एक ही कम्युनिटी के विद सिमिलर काइंड ऑफ डिजीजेस वो लिया जाए ताकि ट्रायल्स का हमें पूरा बेनिफिट लगे। दूसरा फैक्टर है कि क्या अनिल विज को वैक्सीन ही दी गई थी या सलाइन दी गई थी। दरअसल ट्रायल में वॉलंटियर्स को 50-50 के अनुपात में वैक्सीन या सलाइन दी जाती है। डॉक्टर और वॉलंटियर दोनों को ही नहीं पता होता कि उन्हें क्या दिया गया है। इसके बाद जो परिणाम आते हैं उनका आकलन किया जाता है। 2 आर्म्स हैं इस ट्रायल में, जिसमें मान लीजिए 30,000 लोगों को ये लगना है, ट्रायल में भाग लेना है, तो उसमें से आधे लोगों को जो टीका लगेगा उसमें वैक्सीन की मात्रा होगी और आधे लोगों को जो लगेगा उसमें प्लेसिबो बोलते हैं उसको। प्लेसिबो का मतलब है डमी, और उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी को नहीं पता, कि न देने वाले को पता है न लेने वाले को, कि हमें वैक्सीन वाला हिस्सा मिला है या हमको इंजेक्शन मिला है प्लेसिबो का। तीसरा फैक्टर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन देते वक्त अनिल विज के शरीर में वायरस रहे हों। कई बार शरीर में वायरस होते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते। वायरस लोड उतना नहीं होता जिसका तुरंत पता लग सके। देखिए, कोवैक्सीन 15 दिन पहले दी थी। कोवैक्सीन का रिजल्ट आने में कम से कम 42 दिन लगते हैं और सेकंड डोज के बाद बूस्टअप होती है जो एंटीबॉडी बनती है। कोवैक्सीन का इतने दिन में, ये नहीं 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ 20 तारीख को आप कोवैक्सीन दी थी मंत्री जी को और सेकंड डोज लगनी थी इनको अगली 18 तारीख को। जो रिसर्चर हैं वो डिसीजन लेंगे। कोई भी वैक्सीन सफल है या असफल, या किसी वैक्सीन की सफलता की दर कितनी है, ये पता लगाने का एक खास तरीका होता है। इस तरीके को हम इफिकेसी मापना कहते हैं। किसी दवा या वैक्सीन की इफिकेसी तय करती है कि वो कितनी कारगर है। कि वैक्सीन की एफिकेसी जो है, यानी कि प्रोटेक्टिविटी कई वैक्सीन की 60 to 90% है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर आर हम जिस ग्रुप को वैक्सीन दे रहे हैं उसमें 60% को नहीं होगा, पर दूसरा ग्रुप जो है मतलब 40 को हो सकता है। तो 10% मान लो हम कहते हैं कि इस वैक्सीन की 90% एफिकेसी है करके, तो फिर तो भी चांस ये रहेगा कि 10% को माइल्डर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है एज कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। वैक्सीन की इफिकेसी ही उसका असली गुण है, यानी वो बीमारी पर कितनी कारगर है ये उसकी इफिकेसी तय करती है। ट्रायल फेज में वैक्सीन पास होकर अगले चरण में भी जाती है। देखिए, जहाँ तक कोरोना की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोरोना वैक्सीन की भी जो एफिकेसी है वो 100% तो कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। इसका मतलब कि अगर हम 94% कहते हैं तो इसका मतलब ये हो कि 94% लोगों में उसने प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी टाइटर दिए हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो एंटीबॉडी टाइटर होने में, डेवलप आने में, जितने न्यूट्रलाइजिंग टाइटर्स होते हैं उसको आने में कुछ वक्त लगता है। किसी वैक्सीन का ट्रायल में फेल होने पर उसे बेकार नहीं माना जाता, बल्कि वैक्सीन को दोबारा आकलन के लिए भेजा जाता है और उसकी कमियां सुधारी जाती हैं। तो हमारी पड़ताल में एक बात साफ हुई कि वैक्सीन लेने के बाद अनिल विज का कोरोना पॉजिटिव होना वैक्सीन की नाकामयाबी नहीं है, बल्कि एक छोटी सी अड़चन है, क्योंकि ट्रायल फेज में इन्हीं घटनाओं के अध्ययन के आधार पर सुधार करके फाइनल वैक्सीन बनाई जाती है जो आम जनता के लायक होती है। दिल्ली से रूफी जैदी, अंबाला से अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको ये तसल्ली तो हो गई होगी कि भारत वैक्सीन की रेस में पिछड़ा नहीं है, ना ही स्वदेशी वैक्सीन फेल हुई है। ट्रायल में यह सब होता रहता है और यह जांच की खास प्रक्रिया का हिस्सा है, तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको भी भारतीय वैज्ञानिकों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उसी भरोसे के आधार पर देश में वैक्सीन के रखरखाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। देश में जो भी वैक्सीन आएगी उसे किस तरह से रखा जाएगा, इसकी तैयारियों का एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चाहे कोवैक्सीन आए या फिर कोविशील्ड या स्पुतनिक वी,
भारत हर वैक्सीन के लिए तैयार है। देश के लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाने की पहली जंग लड़ रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, और दूसरी जंग लड़ रही है सरकार, जो वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर वैक्सीन को रखने के लिए खास व्यवस्था तैयार की गई। दिल्ली एयरपोर्ट से देश के हर हिस्से में वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी, इसीलिए यहाँ पर वैक्सीन को रखने के लिए फ्रिज जैसे तापमान वाले कमरे बनाए गए हैं। हम आपको उसके अंदर लेकर चलते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयार किया गया कार्गो टर्मिनल 2 की वो व्यवस्था जहां पर कोरोना की वैक्सीन को रखा जाएगा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम सबसे पहले जब इस बिल्डिंग में दाखिल हुए तो हमें सफेद रंग का हॉल साइज का कमरा मिला। यहाँ कई तरह का सामान रखा हुआ था। एक जगह दरवाजे के बजाय नीले रंग की प्लास्टिक का एक खास पर्दा लगा था। हम ये पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुए तो हमें वहाँ कई तरह के कार्टन और रैक नजर आए। यहाँ पर फ्रिज कंप्रेसर के चलने जैसी आवाज भी आ रही थी। हमने नजर दौड़ाई तो हमारी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था इस कमरे का तापमान। यहाँ का तापमान था 2 से 8 डिग्री, यानी जितना तापमान फ्रिज में होता है उतना। मतलब गर्मी के महीने में भी यहाँ आपको शिमला या मनाली जैसी ठंड मिलेगी। ये भी एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पर हर दीवार पर 3 रैक थी जिन पर सामान रखा हुआ था। कमरे के अंदर जाकर जब हमने बाईं ओर देखा तो वहाँ पर एक और चैम्बर बना हुआ था जिसमें एक खास दरवाजा लगा हुआ था। ये सील हो जाने वाला दरवाजा लग रहा था जहाँ से हवा न तो अंदर जा सकती थी ना बाहर आ सकती थी। इस पर इम्पोर्ट पेरिशेबल -20 डिग्री लिखा हुआ था, जिसका मतलब है यहाँ ऐसा सामान रखा हुआ था जो -20 डिग्री से ऊपर तापमान में खराब हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक मशीन लगी हुई थी जो अंदर का तापमान रेगुलेट कर रही थी। यहाँ भी इसका एक साइन बोर्ड था। हम इस चैम्बर में भी गए लेकिन बहुत अंदर नहीं जा सके क्योंकि यहाँ का तापमान खून जमा देने वाला था। यहाँ भी दीवारों पर रैक बनी हुई थी जिन पर सामान रखा था। ये वो सामान था जिनको -20 डिग्री तापमान में रखना जरूरी था। ये कमरा भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। इस कमरे का तापमान काफी कम था, इसीलिए यहाँ पर बहुत देर रुकना मुश्किल था हमारे लिए। जी न्यूज पर ये खास तस्वीरें आपको बताती हैं कि देश में वैक्सीनेशन के लिए किस तरह से युद्ध स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि वैक्सीन के कार्गो को हैंडल करते वक्त डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई ज्यादा वक्त न लगे। इस लिहाज से खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। ये पूरी व्यवस्था वैक्सीन के लिए तैयार की गई। इसके पीछे खास कारण, दरअसल वैक्सीन को कम तापमान पर रखा जाना है ताकि वो सुरक्षित और असरदार बनी रहे। दरअसल फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान चाहिए, मॉडर्ना को चाहिए -20 डिग्री, कोविशील्ड के लिए चाहिए 2 से 8 डिग्री तापमान, स्पुतनिक वी को चाहिए 2 से 8 डिग्री तापमान और कोवैक्सीन को भी चाहिए 2 से 8 डिग्री तापमान। यानी फाइजर को छोड़कर दुनिया में बनने वाली लगभग सारी वैक्सीन के रखरखाव के लिए जितना तापमान चाहिए उसकी व्यवस्था दिल्ली एयरपोर्ट पर हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बने इस व्यवस्था की खासियत आपको बताते हैं। कार्गो टर्मिनल 2 पर ये खास व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ 1.5 लाख मीट्रिक टन का सामान रख सकते हैं। -20 डिग्री तापमान पर सामान रखने की व्यवस्था है। यहाँ पर सामान को टर्मिनल से हवाई जहाज तक लाने ले जाने के लिए कूल डॉली भी है। टर्मिनल पर वैक्सीन के लिए अलग से दरवाजे हैं। यहाँ 6500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र का ट्रांसशिपमेंट एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया गया है। लोगों के लिए यहाँ पर QR कोड वाला ई-पास सिस्टम भी बनाया गया है। दिल्ली के अलावा हैदराबाद में भी वैक्सीन को लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट स्टाफ को इसके लिए अलग से तैयार किया गया है। साथ ही एयरपोर्ट पर जिन गाड़ियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है उनको भी खास लोगों को सौंपा गया है जिससे किसी तरह की लापरवाही ना हो और असली काम से पहले ये लोग प्रैक्टिस भी करते नजर आए। ब्रह्म प्रकाश दुबे की रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.